हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में आप सभी छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हम अपनी यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स पढ़े। अब हम आज स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, जिसमें यूनिट सेकंड में आपका फर्स्ट चैप्टर है बायो पोल्यूशन, यानी कि जैव प्रदूषण। देखिए, जिस किसी भी अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम में मनुष्य युगों में सुखपूर्वक रहता रहा है, मतलब आराम से वहाँ पे निवास करता रहा है और अधिकतर अपरिवर्तित रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसकी प्रगति और उसका जो आधुनिकीकरण है उसकी आवश्यकता ने जैव मंडल की परिस्थितिकी दशा के संतुलन में गड़बड़ी को उत्पन्न कर दिया। अब देखिए, किसी भी जो पारितंत्र है तो उस पारितंत्र के भीतर कारकों के संबंध और संगठन एक विशेष सीमा तक बदलते हैं और उस पारितंत्र के प्राणी और अपने को इन आवधिक परिवर्तनों में समायोजित करते हैं, तभी उनका जीवन चलता है। इतना ही नहीं, यदि परिवर्तन बहुत तीव्र होता है तो बड़े पैमाने पर परिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न भी हो जाता है और पारितंत्र का संतुलन भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है। अब देखिए, इस प्रकार जो आधुनिक मनुष्य है, तो आधुनिक मनुष्य जो तकनीकी रूप से प्रगत हो चुका है यानी प्रगति कर चुका है, वो अपने पर्यावरण में विनाशकारी अवनति उत्पन्न कर डालता है और पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोतों का मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस सीमा तक दोहन कर लिया है कि भविष्य में उसका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। अब हमारे वैज्ञानिक थे ओडम। ओडम ने जब प्रदूषण की परिभाषा दी तो वो कुछ इस प्रकार से दी कि वायु, जल, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन जो मानव जीवन को प्रभावित करता है के रूप में की जाती है। हमारा जो परिवेश है तो उस परिवेश में परिवर्तन या प्रदूषण के अंतर्गत वातावरण के अनिवार्य जो घटक होते हैं, तो उन घटकों का केवल योग ही ना होकर वियोग भी सम्मिलित होता है और वातावरण में अवांछित पदार्थ जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक प्रदूषण, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक प्रदूषण के उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर थर्ड में पूछ लिया जाता है, तो प्राकृतिक प्रदूषण के उदाहरण हैं ज्वालामुखी का फटना, जंगल की आग, ये सारे क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण है। और अगर हम बात करें जो मानव निर्मित प्रदूषण है वो क्या है, तो मानव निर्मित प्रदूषण के कारण जो निकट प्रणालियां हैं तो उन प्रणाली के अभाव में अपूर्ण प्रौद्योगिकी होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं सोर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के क्या स्रोत हैं। देखिए, प्रदूषण के स्रोत यानी प्रदूषण की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसके आधार पर मानव निर्मित प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण यही आ जाता है कि कूड़े प्रदूषण के स्रोत के रूप में, यानी जो ठोस कूड़ा है वो प्रदूषक के रूप में किस प्रकार से होता है, यानी ठोस कूड़ा या कचरा, इसकी जो प्रकृति होती है वो घरेलू या फिर औद्योगिक हो सकती है और ठोस कारणों में विविध स्रोत होता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स ऑफ पोल्यूशन,
यानी कि प्रदूषण के स्रोत। क्या क्या स्रोत होते हैं? अब इसी का दूसरा हम कह सकते हैं जो भी औद्योगिक ठोस कचरे होते हैं, जैसे विविध उद्योगों के कण युक्त कचरे, जैसे कांच के टुकड़े, चमड़े के टुकड़े, ये सब क्या है? औद्योगिक ठोस कचरे हैं। और यहीं अगर कृषि की बात करें तो पादप है, टूटी टहनियां हैं, पत्ती, फल, कीटनाशक, ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब अगर डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो रसोई घर कूड़ा, इन सब के जो कचरे होते हैं ये ज्वलनशील हो सकते हैं या अज्वलनशील होते हैं, जैसे चीनी मिट्टी के पात्र और कांच। तो ये तो हमने बात करी थी किसकी? ठोस की। अब अगर हम ठोस की जगह बात करें जो तरल कूड़े कचरे हैं वो क्या है? तो घरेलू कूड़े और तरल रूप में औद्योगिक जो है वही साफ होता है, तो जल या मिट्टी के प्रदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं। और घरेलू तरल कूड़े अकार्बनिक या कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अब अगर हम गैसीय कचरे की बात करें तो गैसीय कचरों से उत्पन्न जो भी प्रदूषण होता है वो बहुत ही खतरनाक और घातक प्रकार का होता है। धरती पर जीवन उस वायु पर निर्भर करती है जिसे हम सांस लेते हैं, और यदि जीवन का यह स्रोत घातक गैसीय विसर्जनों द्वारा दूषित जल प्रदूषित होता है तो क्या होगा? तो सभी सजीव प्राणियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो गैसीय कचरे थे। अब अगर हम ऊर्जा कचरे प्रदूषण के स्रोत के रूप में देखें तो क्या है कि प्रदूषण के स्रोतों में एक सार्थक योग है अदृश्य प्रदूषण, या भार या नेत्रों से ना दिखाई देने वाला प्रदूषक होता है, जैसे शोर है, ताप है, रेडियो सक्रिय उत्सर्जन अदृश्य प्रकृति के कुछ प्रदूषक होते हैं। अब शोर प्रदूषण के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं अवांछित ध्वनि। अवांछित ध्वनि या शोर अब वायुमंडल का महत्वपूर्ण प्रदूषक माना जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टीवी है और हॉर्न है। ये सब क्या है? ये सब निरंतर इस्तेमाल शोर प्रदूषक के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये हमने देखा किसमें? सोर्स ऑफ पोल्यूशन में। अब हम देखते हैं पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक क्या होते हैं। तो देखिए प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जो कि पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लेकर आता है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहलाता है। और इसे क्या करते हैं? इसे गलत स्थान या फिर गलत समय पर किसी घटक को गलत मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि प्रदूषक मूलतः बुरे नहीं होते किंतु गलत स्थान में मूल्यवान वस्तु होते हैं। आप देखिए जो भी वायुमंडल है तो वायुमंडल में प्रदूषक जमा होने के पूर्व क्या है? स्थानांतरित, एकत्रित और परिवर्तन हो सकते हैं। अब यहीं पर देखिए जो प्रदूषक है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। आइए इसको समझ लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल की। अब आप ये समझ लीजिए कि जो बायोडिग्रेडेबल है क्या है? ये प्राकृतिक रूप से, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो कैसे होते हैं? जो जैव या फिर माइक्रोबियल एजेंट्स द्वारा निम्नीकृत किए जाते हैं, जैसे क्या? घरेलू गंदी नाली, पौधे तथा जंतुओं के मृत अवशेष। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की।
तो नॉन बायो क्या है कि सबसे खराब किसके प्रदूषक होते हैं ये, क्योंकि ये लंबे समय तक विनाश नहीं, क्योंकि इनका लंबे समय तक विनाश नहीं किया जा सकता। और जैसे कि ये सरल प्रकार के कचरे जैसे कि लोहा, कांच आदि, विषाक्त कचरे जैसे डीडीटी, पारा, भारी धातु आदि होते हैं। तो ये तो था क्या, पोल्यूटेंट्स। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्यूटेंट्स। मैग्नीट्यूड यानी जो प्रदूषण है, तो उस प्रदूषण की क्या सीमा है और क्या सीमा है, क्या उसका विस्तार है। तो देखिए, जो भी प्रदूषण है उस प्रदूषण की सीमा के बारे में अगर बात करें तो ऐसा है कि प्रदूषण का मानव जाति पर सार्थक प्रभाव होता है, और इसके जो प्रभाव होते हैं इसकी सीमा को निम्न 3 प्रकार से मापा जा सकता है। आइए वो 3 प्रकार हम आपको बताते हैं। पहला होता है पर्यावरण का अनावश्यक और अवांछित शोषण। दूसरा, एक बार मुक्त हो जाने पर प्रदूषकों को विसर्जन की आवश्यकता होती है, इसीलिए मानव शक्ति आदि के रूप में जो प्रदूषण होते हैं उन प्रदूषण नियंत्रण का खर्च अत्यधिक होता है। तीसरा है जो भी जैसे फेफड़ों का कैंसर है और तपेदिक है, दमा है, जैसे बहुत से ऐसे प्राण घातक रोग होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसकी सीमा और विस्तार को देख लिया। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन, तो आजकल जो है, तो आजकल की दशाओं में मानव में प्रकृति पर जो है विजय की क्षमता उतनी आवश्यकता नहीं है, अपितु इसके बलों के साथ साथ एक संतुलित तथा मृदु संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। और जो भी पर्यावरणवादियां हैं, तो पर्यावरणवादियों का अंतिम लक्ष्य क्या है कि पर्यावरण का प्रबंधन करना, मतलब उनका अंतिम लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि हम पर्यावरण को कैसे जो है उसका मैनेजमेंट सही रखें, जिससे क्या होगा, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता, स्वास्थ्य, आनंद की प्राप्ति हो सकेगी और जो जीवन की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में भी आसानी से सुधार किया जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं किसके बारे में, ये जो मैनेजमेंट है यानी इन्वायरमेंट का जो भी प्रबंधन है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब इसी में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायु है, जल है, मिट्टी है, तो मिट्टी है और ध्वनि प्रदूषण के लिए विशिष्ट प्रतिमानों का होना भी बहुत जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं जो भी पर्यावरण का रक्षा संवैधानिक रूप है उसे भी लागू किया जाना चाहिए। उद्योगों, कारखानों और हवाई अड्डों की अलग से ध्वनि से उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम रखने का निर्देश देना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी औषधियां हैं और जो भी सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनमें मिलावट दंडनीय अपराध होना चाहिए। जो भी समूह, संचार जो माध्यम है तो उनके द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं दी जानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दिए हैं, हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो भी विविध स्रोत हैं, तो विविध स्रोतों से जो उत्पन्न प्रदूषण है तो उन प्रदूषण के प्रबंधन के लिए जो भारत सरकार है, तो सरकार द्वारा विविध केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले नीरी क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी
अनुसंधान संस्थान। आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में जरूर पूछा जाता है। आपको नीरी दे देगा NEERI और आपसे पूछ लेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यह एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसका मुख्यालय नागपुर में और अनुसंधान केंद्र कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद में है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे DRP। DRP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, विकिरण सुरक्षा का निदेशालय। ये क्या है? यह भी एक अखिल भारतीय संगठन है जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के उपयोग और उनके प्रभावों के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, BARC। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यह क्या है? यह जो है लवणिकाय विभाग प्रदूषण प्रबंधन तथा नियंत्रण कार्यों में संलग्न होता है। नेक्स्ट है MAP। मैप क्या है? मैप है मनुष्य तथा जैवमंडल। ये आपका भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मनुष्य तथा जैवमंडल क्या होता है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर इसको याद रखेगा, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि या तो वो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर वो ये दे देगा कि मनुष्य तथा जैवमंडल एक कौन सा संगठन है। याद रखेगा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और जिसका भारत में भी एक शोध केंद्र है। तो ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म थे ये हमने आपको बताए, जैसे नीरी है, DRP है, कि इसका जो है क्या क्या फुल फॉर्म होता है और इसमें क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। और ये आपका जो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।